अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नम्स 2025 का इंग्लिश का पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं। एंड आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, लेकिन फिर भी चूँकि आगे हमने एमडी कैट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हम चीज़ों को ज़रा एक दफ़ा अच्छे से मज़ीद समझ लेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए, और अगर कुछ क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन आपने पढ़ी हुई है और देखते हैं कि अब इसमें से कौन सा सेंटेंस हमारा ठीक है। और अल्फा ऑप्शन है, अली रिसीव्ड। अच्छा, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको आप स्पेलिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो। मतलब अक्सर इसमें, वैसे तो इसके सही स्पेलिंग यही है, लेकिन अक्सर यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, आई ई लिख दिया जाता है। तो याद रखो, जब भी सी के बाद लॉन्ग ई का साउंड आएगा तो आपने ई और आई ही पहले इस तरतीब से लिखने हैं। तो जैसे वर्ड हो जाता है रिसीव, रिसीव। एक और लिख लेते हैं, कंसीव। चलो एक और लिख लेते हैं, और वो है परसीव। तो ये आपको स्पेलिंग के लिए भी हेल्प करेगा। अगर पेपर में ये स्पेलिंग आ जाए तो ये गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन में आपसे पंक्चुएशन के बारे में पूछा गया है, तो आप और कोई चीज़ नहीं देखेंगे। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन। अब बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रही होगी कि ये पेन तो पेन होता है, ये पार्कर पेन क्या होता है। देखो बच्चों, ये एक पेन है और ये ब्रांड है पार्कर, कॉमा, यानी कि ये हो गया हमारा एक क्लोज। हमजा ऑफ वॉच। तो पहली बात जो किसी भी बच्चे को पता होनी चाहिए जब वो मल्टीपल क्लॉजेस देखता है, कि अगर एक क्लॉज के साथ दूसरा क्लॉज है तो यहाँ पर हम कॉमा लगाकर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। एक तरीका तो ये है, और वो कंजंक्शन क्या क्या हो सकती हैं? वो हो सकती हैं फैन बॉयज़ में से कोई भी, फॉर, एंड, नोर, बट, ओ, येट, सो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं अपना अगला क्लोज। अच्छा जी, यहाँ तक तो एक बात होगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इस तरीके से नहीं करते तो फिर इस तरीके से कर लेते हैं। क्लोज के बाद हम यहाँ पर सेमी कॉलन यूज़ करते हैं और फिर अगला क्लोज हम लिखते हैं। अब या तो ये पूरा लिखा हो सकता है, या ये इलिप्टिकल हो सकता है, रिड्यूस्ड हो सकता है। इसमें से कुछ वर्ड्स जो अंडरस्टूड होते हैं वो नहीं भी लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है। असल में मैं आपको फ़ौरन आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि अभी आपने एमडी कैट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी होना ज़रूरी है। मेरा मकसद सिर्फ आपको आंसर्स बताना नहीं है, वो आपको शायद खुद से भी पता हो या कहीं से भी पता लग जाए, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं आपको सिखाऊं भी और आपको बताऊं भी, और फिर आपको आंसर भी बता दूं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रखें और आंसर भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लॉजेस को जोड़ने का तरीका ये है। अब यहाँ पर देखो क्या है, कॉमा, और यहाँ पर कॉमा। जब आप अपना पेपर करोगे ना, ये तो चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये तो आप नोट डाउन करोगे, इनको तो आप अपने जहन में रखोगे, लेकिन पेपर के लिए जब आप पेपर में पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो उसकी टेक्निक यही होती है कि आप फ़ौरन, अगर मैं पेपर के लिए इसको पढ़ रहा होता तो मैं, ये बातें मेरे जहन में होती कि रिसीव के स्पेलिंग क्या है। ठीक है, ये जो बातें मैंने यहाँ लिखी हैं ये तब मैं ना सोचता, मुझे ये पता होता है कि इसका राइट जो है ना वो स्पेलिंग इसके क्या है। मैं सिर्फ ये देखता, अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, कॉमा, क्लॉज के साथ कॉमा नहीं आता तो मैं इसको सिलेक्ट ना करता, और फिर मैं नीचे दूसरे ऑप्शन देखता तो मैं सी को भी सिलेक्ट ना करता, तो मैं ये दो ऑप्शन तो फ़ौरन ही निकाल देता, इनको मैं पढ़ता ही ना फिर। हाँ, बाकी अब दो में यहाँ देखिए, सेमी कॉलन और सेमी कॉलन। बीटा ऑप्शन, अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हमजा अ वॉच। अब यहाँ पर ना कॉमा आना चाहिए। ये कॉमा क्या करता है, ये कॉमा, इससे ये इलिप्टिकल एक्सप्रेशन बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, तो हमजा ने क्या रिसीव किया होगा, ये इसकी रिप्लेसमेंट में आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये मिसिंग है तो ये ऑप्शन भी गलत, राइट आंसर होगा डेल्टा। अली रिसीव्ड अ पार्कर पेन, सेमीकोलन। ठीक है, ये क्लोज।
और ये रिड्यूस्ड क्लॉज है, इलिप्टिकल है। हमजा अ वॉच, ये जो कॉमा है ये बेसिकली रिसीव्ड की जगह पर आया है और उसको मिली है ये घड़ी। सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया डेल्टा, एंड आई बिलीव कि ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है जी, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगर ना समझ आए तो आप डिस्कशन को बाद में देख लेना। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल्स। अच्छा जी, आर्टिकल्स ठीक है। ब्लैंक फीमेल लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक लाइनस, शी हैज नो मेन। चलो आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को ना ये वाला पार्ट इरेलीवेंट लगा होगा, कभी ये क्या है। तो बच्चे ये बात समझ लो कि मेन जो है ना वो होते हैं लॉन्ग हेयर। ठीक है। अब बब्बर शेर के तो आपने देखे होंगे, बाल होते हैं, लेकिन शी हैज़ नो मैन, तो यहाँ देख लो, शी हैज़ नो मैन। इसके बब्बर शेर की तरह बाल नहीं है, मतलब बड़े बाल यहाँ जो गर्दन के पीछे सर के ऊपर होते हैं वो नहीं है। तो ये सेंटेंस हो गई यहाँ पर रिलेट। अच्छा, बातें आर्टिकल्स पे। देखो, ब्लैंक फीमेल लाइन इज कॉल्ड ब्लैंक लाइनस। इसमें ना दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक, आपको ये बात पता होगी जो हम करते हैं कि कोई भी जो स्पीशीज़ है, जब हम उस होल स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ कर लेते हैं द। लेकिन उसमें हम ना मेंबर्स को डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं। उसमें जैसे हम लिखते हैं द लायन, तो हम सिर्फ इस स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इस सारे ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई भी होगा, ठीक है। अब यहाँ तो आ जाएगा द। अगर हम इसको यूँ लिख दें अ लाइन, तो ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ये डेफिनेशन बताने के लिए होता है। तो यूजुअली जो हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं, उसमें जब हम डेफिनेशन स्टाइल में जाते हैं ना, सो हम उसके लिए तो यूज़ करेंगे अ फीमेल लाइन इज़ कॉल्ड अ लाइनस। तो ये तो हो जाएगा आर्टिकल के साथ। लेकिन अगर हम इस स्पीशीज़ में इस लाइनस को देखें, फीमेल लाइन को देखें, कि हम उसके मेंबर को इस स्पीशीज़ में, ये जो लाइन की स्पीशीज़ है, इसमें फर्दर हम इसके एक मेंबर को देखते हैं कि भाई वो जितनी भी हैं ये, वो सारी की सारी जो है वो लाइनस कहलाती हैं। तो हम दा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दा वाला जो स्टाइल है ना, ये साइंटिफिक राइटिंग में हो सकता है। अब हमें चूज़ करना है। ये तो देखें, जो इस सवाल के लिए अप्रोच है, मेरा ख्याल है कि इसमें ये अ फीमेल लाइन इज़ कॉल्ड अ लाइनस, ये प्रेफर करना चाहिए था बच्चों को। अब यहाँ पर दा तो आना नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस में जो दा है ये चला गया। अब रह गया बी, जो मैंने कहा कि अगर स्पीशीज़ और उसके आगे मेंबर, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेयर्स होती हैं, जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं समझते हो ना, उसकी लेयर होती है। बच्चे के लिए एक ख़ास हद तक उसको पता होता है कि भाई ये चीज़ है और इसको पढ़ना है, और वो हेल्प जहाँ से भी लेता है वहाँ से, मतलब किसी बुक से पढ़ता है, किसी उस्ताद से पढ़ता है, तो वही उसके लिए एक ज़रिया होते हैं जो उसे बताते हैं। देखें, जब हम इन जनरल बात करते हैं ना, द लाइन, जो स्पीशीज़ की बात करेंगे तो हम ठीक है, हम द लाइन कह सकते हैं। लेकिन ये जो मेंबर वाली बात नहीं, इतनी कॉमन नहीं है कि आप उस स्पीशीज़ के अंदर से किसी मेंबर को भी अगर डिस्कस कर रहे हो और उसकी कोई बात डिस्कस कर रहे हो तो दा यूज़ करें, तो ये एक कॉमन चीज़ नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको ए प्रेफर करना चाहिए था, और ठीक होने को ये बी भी ठीक है, लेकिन दोनों आंसर ठीक हो गए। अगर बात प्रेफरेंस की है, सो डी को प्रेफर करना चाहिए। अ फीमेल लाइन इज कॉल्ड अ लाइनस, ये हम डेफिनेशन बेस्ड बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर डेल्टा को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। अब आपने अगर बी कर लिया है तो ये तो डिपेंड करेगा कि भाई एग्जामिनर ने आंसर की में क्या रखा है, लेकिन जो मैं फेवर कर रहा हूँ वो मैं डेल्टा आंसर को कर रहा हूँ। तो ये अक्सर कीज़ में चलता ही रहता है, 19-20 होती रहती है। ठीक है जी, तो शी हैज़ नो मैन, ये भी क्लियर हो गया कि ये क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वॉट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर इज़ फाइन विद मी, द अंडरलाइन पार्ट इज़। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको ये वर्ड फ्रेज क्लॉजेस सारे पढ़ाए हुए, डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, इट इज़ फाइन विद मी, इट इज़ फाइन विद मी, तो ये क्या है? ये है सब्जेक्ट, इट इज़ फाइन विद मी। वो जो भी चीज़ के बारे में मैं कह रही, यस इट इज़ फाइन विद मी, ठीक है। सो वॉट एवर यू ऑर्डर फॉर डिनर,
इज़ फाइन विद मी। तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज ही बनेगा, क्योंकि नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज यही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। एडजेक्टिव के लिए नाउन रिक्वायर्ड होता है, वो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज, ये कोई मैनर, प्लेस, टाइम तो है नहीं। और जो भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉजेस होते हैं, याद रखो ये तीनों क्लॉजेस जो हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गया कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है अल्फा, नाउन क्लॉज, राइट आंसर है। बाकी जो आपका दिल करे वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके मंगवा लीजिएगा। Fourth, after midnight, the ghost will come out of the haunted attic to scare people। अच्छा, अब ये ज़रा ध्यान से समझना, ये भी बच्चों को समझ नहीं आता है कि ये क्या है। आपने मूवीज़ देखी होंगी जैसे द नन, ठीक है, और इसी तरह से इंसीडियस जो मूवी है सीरीज, उसमें जो उनके घर है ना वो ऐसे होते हैं, ऊपर से टॉप उनका इस शेप का होता है, ये देखो। अब ये वो हिस्सा है जो रूफ के बिल्कुल नीचे होता है, ये जो है ना रूफ इसके बिल्कुल नीचे होता है, ये वाला हिस्सा। ये रूम भी हो सकता है, कोई स्पेस भी हो सकती है जहाँ पर चीज़ें रखी जा सकती हैं, कोई रह भी सकता है। तो अक्सर मूवीज़ में ऐसा होता है कि ये तो हो गया आपका एटिक। चूंकि यहाँ पर है एक गोस्ट, यानी कि गोस्ट क्या है, जो डेड हो चुका है, कोई बंदा जो मर चुका है, उसकी जो उसका जो भूत है, जो स्पिरिट है उसकी, वो वहाँ घूमती फिरती है। सो एट मिड नाइट द गोस्ट विल कम आउट ऑफ द हॉन्टेड एटिक टू स्केयर द पीपल। अब ये हमने जुमला देखना है कि ये क्या है। द सेंटेंस इज, चूंकि ये तो हो गया फ्रेज, द गोस्ट subject will come out of the haunted attic to scare people, ये predicate। तो किसी सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल कहलाता है, ठीक है। और ये भी क्लियर हो गया कि एटिक क्या होता है, और हॉन्टेड चूंकि वहाँ पर वो चीज़ रहती है, ठीक है, लोगों को डराने के लिए वहाँ पे वो रहती है, वो उसकी वो जगह है जहाँ उसने बसेरा किया होता है। सो हॉन्टेड, दिस प्लेस इज हॉन्टेड। यहाँ कोई चीज़ है, कोई सुपर नेचुरल एंटिटी है यहाँ पर जो मुझे महसूस होती है। सो ये हॉन्टेड है मतलब यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया जी, एटिक, हॉन्टेड एटिक, एंड द गोस्ट क्या होता है, ये है गोस्ट, एनाबेल। नेक्स्ट वन देखते हैं। आई सजेस्ट दैट यू ब्लैंक विजिट अ डॉक्टर। देखो, कुछ वर्ब्स ये आपको मालूम होने चाहिए, सजेस्ट हो और प्रपोज हो और डिमांड एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ब्स हों उनके बाद हमारे पास जो पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव। अब प्रेजेंट सब्जंक्टिव में हम वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एक ऑप्शन तो ये होता है, या फिर हम अगर हमें मॉडल वर्ब को यूज़ करना हो तो वो हम एक ही यूज़ करते हैं, और वो है शुड। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक चीज़ ये होगी। और तीसरी चीज़, अगर कभी सेंटेंस पैसिव में लिखा हो, ये भी बात बहुत कम लोगों को पता होती है, बच्चों का ध्यान इस पर होता है या इस पर होता है। अब देखें, अगर पैसिव होगा तो पैसिव में दो तरीके हैं। एक हो जाएगा कि हम शुड के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर शुड, क्योंकि लिखा जा भी सकता, नहीं भी लिखा जा सकता, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये नहीं भी लिखा जा सकता। अगर ये नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पर शुड की जगह तो आएगा कुछ भी नहीं, और बाद में आ जाएगा बी और थर्ड फॉर्म, लिहाजा मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। सो ये भी तरीका ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब ये तीन तरीके सब्जंक्टिव के हवाले से आपको पता होने चाहिए। आई सजेस्ट दैट, मस्ट तो नहीं आएगा, शुड राइट आंसर होगा, ought टू, हैव टू आर रॉन्ग। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म शुड फर्स्ट फॉर्म, एंड शुड बी थर्ड फॉर्म, और जस्ट बी थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको नोट डाउन कर लेना, फिर ना कहना कि बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। ओके, हैड ही बीन देयर ही वुड सी अस। पहली चीज, हैड, फौरन यहां पर दिमाग में क्या आता है कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ठीक है।
बंदा ये सोचता है कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था कि नहीं। देखो, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और ये चूंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चूंकि सारे हैड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस दो तरह से लिखा जा सकता है। एक इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? नॉर्मल स्ट्रक्चर है ये कि हम इसको यूज करें, इस तरह से लिखें। हम सबसे पहले लिखें इफ के साथ स्टार्ट कर लें। हैड ही बीन, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, इफ ही हैड बीन, और आगे मैं एलिप्सिस का साइन लगा रहा हूँ, वर्ड्स छोड़ रहा हूँ। तो ये हो गया नॉर्मल तरीका जिसमें हम इसको इफ के साथ स्टार्ट करेंगे, इफ ही हैड बीन। अब आते हैं इन्वर्जन। अब हम करेंगे क्या? इन्वर्जन। इन्वर्ट कर देंगे। ये एक फॉर्मल स्टाइल है, फॉर्मल सेंटेंस। इसमें हम इफ ख़त्म कर देंगे और हैड को पहले लिखेंगे। हैड सब्जेक्ट, हैड ही बीन, बाकी सेंटेंस वैसे आएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप ही आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हम स्टाइल यूज़ करते हैं जब हमें एम्फसाइज करना होता है, स्ट्रेस करना होता है, तब हम ये यूज़ करते हैं। सो हैड ही बीन देयर, तो ये ठीक है। आप अगर जल्दी से, अब ये तो होगी टेक्निकल बातें जो मैंने बता दी। अब पेपर के लिए अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूँ हैड ही बीन देयर, तो मुझे पढ़ते ही पता लग गया कि ये थर्ड कंडीशनल है। अब मेरा अगला टारगेट क्या होगा कि मैं जल्दी से नीचे पढ़ लूँ कि ये स्ट्रक्चर हर जगह पे सेम है, हैड ही बीन देयर, हैड ही बीन देयर, हैड ही हैड बीन। ये तो हो गया गलत, इसका मतलब इसको मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, तीन पढ़ने। अल्फा से शुरू करते हैं। ही वुड सी अस, तो यहाँ पर हैव मिसिंग है, तो ये गलत हो गया। ही वुड हैड नहीं होगा, वुड के साथ आएगा हैव, जैसा कि आपने देखा, तो ये भी गलत। राइट आंसर हो गया हमारा चार्ली। हैड ही बीन देयर ही वुड हैव सीन अस, और ना वो वहाँ था ना उसने हमें देखा। हैड ही बीन देयर, अगर वो वहाँ होता, ही वुड हैव सीन अस, वो नहीं था तो उसने देखा नहीं। तो बड़े आराम से हमने सीख लिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चार्ली इसका राइट आंसर होगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर। ओके जी। अच्छा, अब ये एक सवाल है, इसमें ना दो ऑप्शंस को लेकर बड़ा मतलब डिस्कशन है, और मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, उनको भी आ जाए जिनको नहीं समझ में आता, या जो समझना नहीं चाह रहे चलिए उन्हें भी समझ आ जाएगा। वी नोटिस द बॉय, ओके, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, इसको ना ज़रा हम करते हैं एक तरफ, ज़रा इस पर हम बात करेंगे बाद में। बीटा ऑप्शन, वी नोटिस्ड, क्या नोटिस किया, कॉमा, कॉमा के बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, द बॉय, ये गड़बड़ हो गया यहाँ, इस वजह से कॉमा आ गया। और नोटिस समथिंग, जैसे हम कहते हैं नोटिस समबडी और नोटिस समथिंग, नोटिस समबडी, नोटिस समथिंग, तो कॉमा तो नहीं आएगा ना, तो ये कॉमा गलत हो गया। वी नोटिस्ड, और फिर कॉमा आ गया आगे, सोचो ही मत क्यों, बस कॉमा नहीं आना तो नहीं आना, गलत हो गया। हाँ, अगली बात यह है कि जो नाउन क्लॉज जिसमें दैट मार्कर होता है, तो दैट वैसे कॉमा के साथ नहीं आएगा, दो ये गलत हो गए। अब रह गया डेल्टा। वी नोटिस्ड द बॉय, कॉमा, हु वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज कैसा है? ये एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है। नॉन एसेंशियल क्लॉज वो होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, चलो लिख दिया तो पढ़ लो, और इससे हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। द बॉय हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अगर मैं इसको यूं करके लिख लूं, द बॉय, यहाँ आगे कॉमा, जिसका मतलब ही एक्स्ट्रा डिटेल है। मैं यहाँ पे एलिप्सिस का साइन लगा रहा हूँ और लास्ट वर्ड लिख रहा हूँ स्ट्रीट। ये कॉमास, पैरेंथेटिकल कॉमास, ये यहाँ पर हो गए, स्टार्ट और क्लोज, ये भी तरीका ठीक है। अब ए और डी में क्या डिफरेंस है? देखो, डेल्टा के अंदर ना पूरी क्लैरिटी है। वी नोटिस द बॉय हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो आप ये सोचो कि डाउन द स्ट्रीट कौन जा रहा था, आप कहेंगे ये, वी नोटिस द बॉय हु वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को यूं लिख दूं, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, कॉमा, और इसके बाद मैं लिखूं अगला हिस्सा, अगला पार्ट मैं लिखता हूं, वी नोटिस्ड
द बॉय। ठीक है, अब इसमें वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट में भी हम उस लड़के को जानते हैं, चूंकि द बॉय लिख रहे हैं, आप बॉय लिखेंगे तो स्पीकर को पता, लिसनर को नहीं पता। द बॉय, जिस लड़के की बात हो रही होगी उसकी हम बात करें। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी नोटिस द बॉय। अब यहाँ पर वॉकिंग डाउन ये लड़का नहीं कर रहा, यहाँ पर वॉकिंग डाउन, वॉकिंग का जो एक्ट है वो हम करें, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी नोटिस द बॉय। और जो यूं लिखा हुआ वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, pardon, we noticed the boy walking down the street, मे भी। अब बाकी अगर डेल्टा भी गलत होता ना तो मे भी तीनों गलत हो जाते, बी सी एंड डी। तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है, अब चाहे ये एग्जामिनर के ज़हन में ये हो कि भाई हमने नोटिस किया या उसने किया, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कब, जब बी सी और डी इन में क्या आ जाए, इन ऑप्शंस में हो कोई ना कोई एरर, तो फिर आपके पास ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो क्लैरिटी है ना, जो सॉर्ट की क्लैरिटी है वो डेल्टा में है, वी नोटिस द बॉय कॉमा, और अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इस बॉय के लिए है, इस वी के लिए नहीं है। लेकिन इसके अंदर चूंकि बच्चों का स्टाइल पढ़ने का यही रहा होता है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट वी नोटिस द बॉय, तो वो डैंगलिंग मॉडिफायर जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उसको इस अंदाज से पढ़ते हैं, तो मे बी अब वो चीज़ इनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है कि भाई वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। तो ये बच्चों के लिए जिसे क्लैरिटी है, जिसको लैंग्वेज पर ग्रिप है वो समझ जाएगा, बट जिसे नहीं है वो यही कहेगा कि भाई शायद ये और ये एक ही मीनिंग में है। तो ये है तो हमें पता कि ये बॉय के लिए, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ये हम फिर डेल्टा ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेल्टा को प्रेफर करूंगा। अदरवाइज मैं टिक इसको भी कर रहा हूँ, वी नोटिस द बॉय वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना एम्बिग्विटी है कि क्लैरिटी अगर आपने ये देनी है ना कि वो बॉय है तो क्लॉज लिख दें, और अगर आप वी के बारे में लिखना चाह रहे हैं कि वो वॉक डाउन कर रहे थे तो पहले लिख दें। बहरहाल दोनों ठीक है, बट आई प्रेफर डेल्टा ऑप्शन, इसको भी अब आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ही सर्कल ब्लैंक द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का जिक्र आते ही मेरे जहन में आता है कि इसके साथ जो चीज़ मैं ऑप्शन ना भी पढ़ूं तो मुझे पता है कि वर्ल्ड के साथ यहाँ द होना चाहिए। ऑन हिज शिप, हिज हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। एंड ऑन ब्लैंक आइलैंड, आइलैंड वावल साउंड, ठीक है, ए ई आई ओ यू। ये लेटर्स का होना ज़रूरी नहीं है, इनका साउंड जब हो तो हम यूज़ करते हैं एन, ठीक है। अब आइलैंड तो ये एन होना चाहिए क्योंकि हमें पता नहीं वो कौन सा है। ही एनकाउंटर्ड ब्लैंक फियर्स जायंट, तो वो जायंट भी हमें मालूम नहीं है, तो राइट आंसर होगा ए। अब आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एन, देखिए वो कहाँ पर है, चारों में जी, द है, ठीक है। एन एन ए, एंड तो राइट आंसर होगा चार्ली। एन तो ठीक है, द क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कौन सा है, और आइलैंड की वजह से एन यहाँ पे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। डेल्टा एन एन, चलो एन आइलैंड तो ठीक है, बट अफेयर्स तो यहाँ पे ये गलत है। अच्छा, अब ये भी मैं एक चीज़ बता दूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। जैसे मेरा नाम है फराज, तो मैं ये कहूँ माई नेम स्टार्ट्स विद एन एफ, जब मैं लेटर एफ को प्रोनाउंस करूंगा ना तो साउंड ई का आएगा, ठीक है, एफ, तो एन एफ होता है। बट यहाँ पे हम फियर्स ऐसे पढ़ रहे हैं, एफ फियर्स नहीं पढ़ रहे, फियर्स पढ़ रहे हैं। सो अ फियर्स जॉइंट, राइट आंसर चार्ली। जिन बच्चों ने कहीं किसी जगह पे अगर ये कभी पढ़ लिया था कि जी एन एफ होता है, तो वो तो शायद इस चक्कर में मारे गए कि जी वो हमारे टीचर ने बताया था कि एफ के पहले एन आता है, तो मे बी टीचर ने आपको पूरी बात भी बताई हो कि भाई वो एन एफ, बट जब एफ से कोई वर्ड है, फ्रॉग है, फायर, तो उसके साथ फिर आप आर्टिकल ए ही लगाएंगे। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नाइन्थ, यहाँ पे स्पेशली मैंने अपने लेक्चर का वो एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है बच्चों को याद दहानी कराने के लिए कि हमने ये कितनी डिटेल में पढ़ा था। मैंने आपको सारा समझाया था। पहले मैंने आपको ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर इनका बताया, फिर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स ऐड किए। यहाँ पर ना एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनके सवाल में एक चीज़ है, लेकिन वो मेरे बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्हें क्लियर होगी ये बात, अब मैं वो समझाता हूँ। देखो ये तो हो गए सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव्स का, एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हों तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। ये तो सीक्वेंस या ऑर्डर आ गया, फाइन। एक
न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि नंबर का पहले आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ये देखो, आई मेट यंग टू, ये यहाँ गलत हो गया, फाइन। आई मेट टू ब्यूटिफुल यंग ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट। अच्छा जी, तो यहाँ कॉमास ने आपको थोड़ा सा परेशान किया होगा कि कॉमास यहाँ तो नहीं आने चाहिए। आप चले गए अगले ऑप्शन पे, आई मेट टू कॉमा ब्रिटिश यंग, कॉमास यहाँ पर भी हैं। अब नंबर के साथ जो है ना वो, अब ये ब्रिटिश पहले आ गया और ब्यूटीफुल बाद में आ गया, ये भी सीक्वेंस का इशू है, ये भी आप गलत कर देंगे। आई मेट टू यंग ब्यूटीफुल ब्रिटिश गर्ल्स एट द एयरपोर्ट। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो एडजेक्टिव्स हैं, ब्यूटीफुल पहले आएगा, टू नंबर का आ गया जी, यहाँ पर भी टिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी टिक करता हूँ। उसके बाद आना चाहिए ओपिनियन, ब्यूटीफुल ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपकी ना हो। सो ब्यूटीफुल पहले आएगा, उस हिसाब से तो ये ठीक है। यहाँ पर एज पहले आ गई यंग, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब बच्चों को जो बात कंफ्यूज कर रही होगी वो ये है कि इसमें कॉमास कैसे आ गए। देखो भाई, मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आप, बल्कि ये बात मेरी अपनी नहीं है, ये तो जिनकी लैंग्वेज है ये बात वो करते हैं, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। अगर ओपिनियन के मेरे पास तीन एडजेक्टिव्स आते हैं, तो मैं तीनों को, पहला एडजेक्टिव लिखूंगा, कॉमा लगा दूंगा, दूसरा लिखूंगा कॉमा, तीसरा लिखूंगा, और उसके बाद मेरे पास एज का आता है। तो यहाँ पर मैं अब एज का जब एडजेक्टिव लिखूंगा और उसके बाद आगे कोई भी और क्लास का आज, शेप का आज, तो देखें ये तीनों जो थे वो थे एक क्लास से, और वो है ओपिनियन। तो इनमें कॉमाज आ सकता है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मैं इसको नाम अगर दे दूं, नाम नहीं, मैं इनको नंबरिंग अगर दे दूं तो वो नंबरिंग कुछ ऐसे होगी, 1 2 3। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, 2 3 1 1 3 2 एंड 1 2 3 एंड 3 2 1। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ही ठीक है। लेकिन ओपिनियन के बाद एज टाइप चेंज होगी, तो यहाँ पर नो कॉमा, ठीक है। अब चूंकि जो आपके बाकी ऑप्शंस हैं उसमें टेक्निकली गलतियां हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है यंग टू, और टू यंग पहले आ गया, ब्यूटीफुल बाद में चला गया, ये हो गया। और चार्ली में जो है वो ब्रिटिश पहले आ गया, ओरिजिन। तो ये तो टेक्निकली साउंड है ही नहीं, तो राइट आंसर फिर हमारा बनेगा बीटा। ऐसे सिचुएशन में आप बीटा को चूज कर लें। अगर बीटा जैसा ऑप्शन एक और होता और उसमें कॉमास ना होता तो फिर आप विदाउट कॉमास वाला एक्सप्रेशन सेलेक्ट करते। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। आई नो दिस, ये वही वाली बात होगी, आई, वन वर्ड रिप्लेसमेंट, आई नो दिस, आई नो दिस, आई मीन दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आई नो दिस। क्या, क्या दिस, बस मुझे पता है किसका, मुझे दिस का पता है, क्या दिस का, आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। अच्छा, अब ये आई नो, यहाँ पे दैट नहीं लिखा हुआ, आई नो दैट यू, और आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। अब चूंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो चूंकि डिपेंडेंट है तो ये इंडिपेंडेंट तो होगा नहीं। अब ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। एडवर्ब क्लॉज नहीं है, मैनर प्लेस टाइम ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। यू नो समथिंग, यू नो व्हाट, और ये पार्ट आंसर कर रहा है वर्ड का। हमें मालूम है कि होम और वर्ड का आंसर करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन तो नहीं है, लिहाजा इसको निकाल देंगे तो बच जाएगा वर्ड। यू नो दिस, आई नो दैट, और आई नो यू हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा नाउन क्लोज। अगला सवाल देखते हैं, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशंस। ओके, इन्वर्टेड कॉमास जब हम स्टार्ट में लिखते हैं और देखते ही हमें पता लग गया कि ये स्प्लिट स्पीच है, स्प्लिट स्पीच है। ओके, पहला लेटर यहाँ जो भी आएगा ना वो हमेशा कैपिटल ही, कोई भी वर्ड आप लिख लें तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो ये जी कैपिटल होना चाहिए। अगर आए हो तो वो वैसे ही अकेला जब आता है कैपिटल आता है, लेकिन अगर वो किसी वर्ड में है इन, तो सेंटेंस के मिड में है तो लोअर केस में, अगर इन सेंटेंस के लास्ट में है तो लोअर केस में। बट अगर वो सेंटेंस के स्टार्ट में है, इन्वर्टेड कॉमास होना हो, सेंटेंस उससे शुरू हो रहा है, तो भी ये कैपिटल ही होता है। गॉट इट। तो पहले दो ऑप्शंस जो हैं, किधर गया, ओके, ये
GNG, ये तो वैसे ही देखते ही आंखों को भले नहीं लगे निकल गए। गो देन। रिपोर्टिंग वर्ब, सेड क्या है बताओ मुझे। रिपोर्टिंग वर्ब, ये कैपिटल नहीं आता टेक्निकली, ये भी गलत, राइट आंसर ये सेड। अच्छा, अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि आंट होना चाहिए, ये तो एंट है, चींटी। एंड डांस विंटर अवे, इस जुमले को गो देन एंड डांस विंटर अवे, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये एक चींटी और एक ग्रास होपर के बीच की कॉन्वर्सेशन है, जिसमें जो लाइक फेबल्स हम पढ़ते हैं, कहानियाँ, ग्रास होपर सारा जो समर है ना वो गाते गाते गुजार देता है, और जो एंट है वो बहुत मेहनत करती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो ग्रास होपर उससे कहता है कि मेरी मदद करो, तो वो उससे कहती है सारा समर जो है ना, गर्मी का मौसम तुमने गाया है, अब सर्दी में तुम डांस करो। सो गो देन, मतलब वो कहती मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी, गो देन एंड डांस विंटर अवे। तो राइट आंसर बनेगा चार्ली। अब गो देन, और ये भी क्लियर कर दिया मैंने, सेड द एंट एंड डांस विंटर अवे, जाओ अब करो, सारी तुमने समर सीजन जो था वो गाते गाते गुजारा, ना विंटर डांस करते करते गुजारा, मतलब मुश्किल वक्त है, अब इससे गुजारो, मेहनत करो, जाके कोशिश करो, स्ट्रगल करो, ठीक है, इस वक्त को गुजारो। तो राइट आंसर इसमें बनेगा हमारे पास चार्ली। बाकी ये गो दोनों में कैपिटल नहीं था, गलत हो गया। यहाँ पे भी सेड कैस कैपिटल, बीटा में वैसे सेड कैस कैपिटल हो गया, गलत हो गया। और यहाँ कॉमा भी नहीं था, वो तो बड़ा प्रोमिनेंट था ना कि एस कैपिटल है, तो हमें कॉमा ना भी नज़र पड़ी तो पता लग जाता है। फिर ये एंड, चलो काफ़ी कुछ आपको देखना शुरू हो जाएगा, बट आपने पेपर में टाइम ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन देखना है। इसमें तो जो हो गया, एमडी कैट के लिए अपने आप को तैयार रखो कि फ़ौरन गलती मिले अगला ऑप्शन पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स टेक्स द preposition फ्रॉम किस वर्ड के साथ आती है। abstain from accused of, desirous of किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, ignorant of, तो abstain from तो राइट आंसर होगा अल्फा। इसमें तो आपने चुटकी में से कर लिया होगा। 13th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द सन इज, मैंने अपने किसी न किसी लेक्चर में, मुझे पक्का पता है, और ये बात मैं हमेशा जब वर्ड्स ऐसे कंफ्यूजिंग पढ़ा रहा होता तो मैं बताता हूँ, मैंने बच्चों को एक बात समझाई हुई है जब हम, और ये किस्सा मैंने नाउन के टॉपिक में पढ़ाया होगा आपको, जब स्टेशनरी का वर्ड बताया होगा, याद है कि जब मैंने अनकाउंटेबल नाउन में आपको स्टेशनरी पढ़ाया था, तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप इसको ARY और ERY में कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो ये जनाब आली बन जाएगा स्टेशन, और ये है ERY। तो स्टेशनरी क्या होती है, जब आप पेंसिल लेते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ें लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे कापी, तो ये देखो लास्ट में जो साउंड है ना वो पी, ई का साउंड है, और यहाँ पे लिखा भी ई हुआ है। तो ये स्टेशनरी तो बच्चों को जिन्होंने मुझसे ये बात पढ़ी थी उन्हें अच्छी तरह याद होगी कि कापी, स्टेशनरी शॉप पर हमें कापी मिलती है, पेंसिल पेन वगैरह इरेजर ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये नॉट मूविंग के लिए तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द सन इज ब्लैंक स्टेशनरी, तो ये नॉट मूविंग जो हम कहना चाह रहे हैं, द सन इज स्टेशनरी। तो जिन्हें ये स्टेशनरी का पता था उन्होंने तो ये दो ऑप्शन पहले ही गलत कर दिए होंगे देखकर। अब ये गलत हो गए, बी पर आते हैं, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। अब आगे पढ़ लेते हैं। एंड वी कैन फाइंड द अर्ली डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट, हम कहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है, जो उनकी डिस्कवरीज है हम कहाँ ढूंढेंगे। इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट जो है लिखा हुआ, मतलब उसे पेन डाउन किया हुआ है, ऑन ब्लैंक। तो अब ये देखो, ये तस्वीर मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए लगाई, और ये बहुत पुरानी तस्वीर है, जिसमें इसके नीचे सारा ये सारी जो मोशन मूवमेंट है अर्थ की, सारा जो साइकिल वगैरह से एक्सप्लेन भी किया गया होगा। तो ये अब चीज़ें सारा कुछ ही जो मटेरियल है, ये क्या है, ये है ब्लैक एंड वाइट। पेपर बेशक ऑफ वाइट है, लेकिन जो ईडीएम है वो ब्लैक एंड वाइट ही होता है। तो यहाँ पर अब आपको ये वाला स्टेशनरी नहीं चाहिए, राइट आंसर होगा बीटा। टाटा, हो गया, समझ आ गया कि ये स्टेशनरी क्या है। सन नॉट मूविंग है तो ए वाला स्टेशनरी, और ई वाला कापी पेंसिल, इनसे हिंट लेके आप याद रख सकते हो। तो वो जो उनकी अर्ली डिस्कवरीज है ना, जैसे कि ये एक तस्वीर के अंदर आपको दिख रही है सारा उसके किस तरह से जो फेस है वो सारा मेंशन किया गया, दिखाया गया, इसके नीचे डिटेल भी लिखी गई होगी, और डिटेल लिखकर उन्होंने अपने साइन भी किए होंगे, जनाब ये मेरी तरफ से ओके है, मैंने इसको पढ़ लिया। तो ये है जी इसका आंसर। अब आपको ये स्टेशनरी और स्टेशनरी का फ़र्क नहीं भूलेगा, एमडी कैट की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा।
Choose the correct preposition. 1 hour blank glorious life is worth an age without a name. गुमनामी without a name. So 1 hour, तो यहाँ पे in of, और ये याद रखो इसको हम V से पढ़ते हैं, साउंड इसका of. वो जो ऑफ है उसको हम पढ़ते हैं एफ साउंड देते हैं इसको। तो यहाँ पे बहरहाल राइट आंसर यही ठीक है, 1 hour of glorious life is worth an age without a name। तो बाकी इन टू विद ये गलत preposition है, 1 hour इन नहीं हो सकता, टू 1 hour of, ठीक है, यहाँ पे हम रिलेशन शो कर रहे हैं। Clive had been only a few months in the army। Clive एक पर्सन का नेम है। Clive had been, अच्छा यहाँ पे इनको चाहिए कि कोई लोकल नेम यूज़ कर लें, बच्चों को पहले तो ये समझने में टाइम लग जाएगा ये क्लाइव क्या होता है। जैसे एक यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिखा है क्राइस्ट, बहुत से बच्चे इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी उसको क्रिस्ट पढ़ते हैं, ये क्राइस्ट है। अब ये तो इतना क्लाइव का तो मुझे नहीं पता और यकीनन इतना कोई कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट तो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, क्रिसमस, वो इसको क्रिस्ट पढ़ते हैं। आपने भी बहुत से बच्चों को सुना होगा, अपने दोस्तों यारों को, मे बी आप भी ऐसे बोलते हो, तो ये तो एक कॉमन वर्ड है हमारे लिए, वो भी गलत पढ़ते हैं। तो क्लाइव को बच्चा सोचता रहेगा ये क्या है जी। सो एनीवे, क्लाइव हैड बीन ओनली a few months in the army when announced that peace had been concluded between Great Britain and France। The sentence contains errors of, देखो जी, जी एंड बी, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये कैपिटल होना चाहिए फ्रांस और एफ बी। तो अब had been only a few months in the army when announced that peace had been concluded between, तो कॉमा कैरर है। अगर हम कॉम मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कॉमा कैरर मैं कोई मान भी लूँ तो फिर कैपिटल किधर जाएंगे, तो ये नहीं होगा, कॉमा एंड फुल स्टॉप, तो फिर कैपिटल किधर गए, तो कैपिटलाइजेशन जो है ना वो दो में है, चार्ली और डेल्टा। तो यहाँ पर Clive had been only a few months in the army when announced, ये adverbial clause reduce, that peace had been concluded between, तो यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं, राइट आंसर हमारा डेल्टा कैपिटलाइजेशन का एरर है। तो बच्चों, नम्स 2025 का इंग्लिश का पेपर मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हाँ, मैंने वो जल्दबाजी नहीं की कि आऊँ और साथ ही जस्ट पहला सवाल पढ़े उसका राइट आंसर बीटा, चलो जी नेक्स्ट सवाल पे। मेरा मकसद आपको सिर्फ आंसर्स बताना नहीं था, वो फुर्ती, वो तेज़ी, वो आप इम्तिहान में खुद दिखा लेते हैं, आई नो दैट, लेकिन अगले आने वाले इम्तिहान के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं, वो इस पेपर की डिस्कशन से हमने अच्छे से समझ ली हैं। अगर मैं सिर्फ आंसर बताने लग जाऊंगा तो वो जो थॉट प्रोसेस है जो हर बच्चे का अपना होता है, जो एक उस्ताद लेक्चर में बताता है, मैं तो करके दिखा रहा था, मे भी ये सब चीज़ें आपके जहन में चल रही हों, लेकिन उससे क्या होता है कि आप मेक श्योर कर लेते हैं कि हाँ मैं भी एग्जैक्टली ऐसा ही सोच रहा था, जैसा उस्ताद ने बताया मेरे जहन में भी सभी चीज़ें चल रही थी, ये पॉइंट्स होते हैं। तो खैर, बहरहाल बहुत अच्छी डिस्कशन रही। तो अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर तैयारी करें और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।